जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के 10वें लेक्चर की बात करने वाले हैं, यानी लेक्चर 10 कवर करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग जितने भी गैसों से संबंधित नियम होते हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले 9 लेक्चर और आ चुके हैं। आई होप आपने वो 9 लेक्चर देखे होंगे। और दोस्तों इसके अलावा मैंने वायो की एक वीडियो भी कवर की, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में वायो की जितनी भी टॉपिक्स होते हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर किया है, और वो मात्र 4 घंटे की वीडियो है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपके वायो से रिलेटिव जितने भी डाउट्स होते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में जितना जितना इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉयल के नियम की, यानी वॉयल्स लॉ। तो दोस्तों जो वॉयल थे इन्होंने स्थिर ताप पर नियम दिया। इन्होंने बताया कि यदि कोई गैस है जिसका स्थिर तापमान है, यदि उसका जो तापमान है वो कांस्टेंट है, यानी एक नियत है, तो उसके जो दाब होगा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। तो ये वॉयल का कहना था। और दोस्तों वॉयल का नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो वॉयल है, आप वॉयल शब्द आप वॉयल से समझ सकते हैं, यानी उबलना। तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ताप नियत रखने की बात की गई है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी कॉटन को लेते हैं और उस कॉटन को आप प्रेशराइज्ड करते हैं, यानी उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो वो कॉटन छोटी हो जाती है। बट दोस्तों जो गैस होती है और कॉटन दोनों अलग अलग हैं। बट यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। तो आप कॉटन को जितना भी प्रेस करेंगे तो उसका जो साइज़ है वो छोटा होते रहेगा। तो जैसा कि आपको मैंने गैस के पहले बताया था, जब हम लोग अवस्था पढ़ रहे थे, कि जो गैस के अणु रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, और जब उन पर प्रेशर लगाया जाता है तो वो द्रव में बदल जाते हैं। और आपको पता है जो द्रव के अणु होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं कंपेयर में। अगर हम लोग गैसों की बात की जाए तो जो वॉयल ने बताया था वो उन्होंने वही बताया था कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो जो वॉल्यूम है, या हम लोग बोल सकते हैं जो आयतन है, वो कम होता जाएगा। यदि प्रेशर कम अप्लाई होगा तो आयतन बढ़ेगा। तो यही गैस का नियम है जो वॉयल ने दिया था। तो आपको याद रखना है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, यानी जो प्रेशर है वो व्युत्क्रमानुपाती है V के। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे P जैसा कि मैंने बताया प्रेशर है, और V मतलब वॉल्यूम है। तो आपको वॉयल का नियम समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं चार्ल्स के नियम की, यानी चार्ल्स लॉ की। तो जो चार्ल्स थे इन्होंने स्थिर दाब पर अपना नियम दिया, यानी जो गैस का नियम दिया वो उन्होंने स्थिर दाब पर दिया। और इन्होंने जो बताया कि अगर किसी गैस का या फिर किसी निश्चित मात्रा में जो गैस होती है उसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी जो उसका वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। तो इसको हम लोग समझ भी सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं, बट आपको हमेशा की तरह याद रखना है जो लिक्विड और गैस दोनों अलग अलग होती हैं। बट यहाँ पे जो हम लोग वाटर लेंगे और जो गैस लेंगे उन दोनों का एग्जांपल लगभग सेम है, इसलिए मैं आपको उसके थ्रू समझाऊंगा। जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका जो सरफेस एरिया है या फिर उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, यानी आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो उसका आयतन भी कम होगा। तो यही चार्ल्स ने अपने नियम में बताया था, और इसलिए उन्होंने स्थिर दाब की बात की है। तो आई होप आपको चार्ल्स का नियम भी समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, यानी यहाँ पे जो V है वो वॉल्यूम को बताता है, यानी आयतन को बताता है, और T यहाँ पे टेम्परेचर को बताता है। तो आपको चार्ल्स का नियम भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, परम ताप, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ह्यूमन द्वारा यानी व्यक्ति द्वारा आज तक का सबसे कम रिकॉर्ड किया गया जो टेम्परेचर है, या फिर जिसको हम लोग सबसे कम टेम्परेचर बोलते हैं, वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये टेम्परेचर याद रखना है। इसके नीचे का टेम्परेचर अभी तक हम लोग ज्ञात नहीं कर पाए, और ना ही इसके नीचे का टेम्परेचर हमें पता है। अगर जो -273 डिग्री को हम लोग बोले तो ये 0 केल्विन होता है। और दोस्तों कल मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जो 3 से 4 मिनट की होगी, जिसमें हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और या फिर जो डिग्री सेल्सियस होता है वो फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि बताइए जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं।
तो आपको कोई एक चूज़ करना रहता है, तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको ये पता चल गया जो परम शून्य तापमान होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी को हम लोग शून्य बोलते हैं, यानी ये शून्य तापमान है, अर्थात जैसे कि मैंने बताया 0 केल्विन होता है। और दोस्तों कई एग्जाम्स में आपको 273.15 डिग्री सेल्सियस ना लिख के सीधे उसमें -273 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, वो दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो आई होप आपको परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैल्यूसेक के नियम की। तो जो गैल्यूसेक्स लॉ है यह दाब एवं ताप के संबंध में बताया गया है। और दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पीछे बॉयल और चार्ल्स का नियम देखा, तो बॉयल ने स्थिर ताप की बात की थी और वहीं पे चार्ल्स ने स्थिर दाब की बात की थी। और जो गैल्यूसेक का नियम है, तो गैल्यूसेक ने यहाँ पे निश्चित आयतन की बात की थी, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो इन्होंने बताया कि कोई निश्चित मात्रा में अगर कोई गैस है तो उसमें अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। और दोस्तों ये कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी चीज़ पे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि जो आपका कुकर होता है तो उसमें हम लोग कुछ भी सब्जी बनाते हैं तो हम लोग कुकर में उसको बंद कर देते हैं, जिसके कारण जो गैस निकलती है, गैस के कारण उसमें प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर के कारण जो टेम्परेचर है वो जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है कुकर में, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी यहाँ पे जो P है वो प्रेशर को डिनोट कर रहा है और T टेम्परेचर को, यानी दाब और ताप को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। तो आपको गैल्यूसेक का नियम भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि क्रांतिक ताप होता है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप किसी भी गैस को दबाव करके, यानी किसी भी गैस पे दबाव लगा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी उसको द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी को क्रांतिक ताप कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आज हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है साइंस में कि हम गैस को प्रेशराइज्ड करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए आपने नाम सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन रहती है उसको प्रेशराइज्ड करके किया जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन इतनी ठंडी होती है कि अगर हम उसमें अपनी उंगली डाल देंगे तो वो उंगली फ्रीज हो जाएगी और उधर की जो जितनी भी सेल्स होती है हमारी फिंगर की वो सारी डेथ हो जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके लिए क्रांतिक ताप का जो मान होता है वो 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है। और अलग अलग गैसों के लिए ये अलग अलग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रांतिक ताप क्या होता है। और दोस्तों जो हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको क्रांतिक दाब कहा जाता है, यानी क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब दोनों समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैसीय अवस्था का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैसेस। और दोस्तों यह समीकरण जो चार्ल्स, बॉयल्स और जो हमने लूसेक का नियम पढ़ा था तो उन सब का मिक्सचर है। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों के बीच में संबंध बनाया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV = nRT। और दोस्तों यहाँ पे जो P है वो प्रेशर को डिनोट करता है, V वॉल्यूम को, और जो N होता है वो एवोगैड्रो नंबर्स को डिनोट करता है। और दोस्तों जो यहाँ पे R है वो गैस स्थिरांक है और जो T है वो टेम्परेचर है। तो आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला याद करना है कि PV = nRT। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए गैस अवस्था का समीकरण क्या होता है, तो आपको वहाँ पे PV = nRT टिक लगा के आना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवोगैड्रो की परिकल्पना। और दोस्तों जो एवोगैड्रो थे इन्होंने बताया कि समान ताप एवं समान दाब पर जो सभी गैस होती है यदि उनके आयतन बराबर हो तो उनमें जो अणुओं की संख्या पाई जाती है वो भी बराबर होगी, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो आपको यहाँ पे एवोगैड्रो की परिकल्पना भी समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से हम लोग बात करते हैं परासरण, यानी ऑस्मोसिस क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी विलयन होता है उसको कम सांद्रण विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक दिशा के प्रवाह में भेजना, यानी जो उसका प्रवाह होगा वो एक ही दिशा में होगा, में भेजना ही परासरण कहलाता है। क्योंकि दोस्तों जब आपने विषरण पढ़ा होगा तो विषरण में आपने जो परिभाषा पढ़ी होगी वो परिभाषा थी कि अधिक वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की ओर जाता है, यानी अधिक आयतन से कम आयतन की ओर जाता है। परंतु जो परासरण होता है इसमें कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाता है, परंतु इसके लिए एक शर्त होती है, वो होती है अर्धपारगम झिल्ली। तो आपको यहाँ पे परासरण यानी ऑस्मोसिस भी समझ में आया होगा। परासरण दाब क्या होता है, तो दोस्तों जो दाब अर्धपारगम झिल्ली पे पड़ता है जब ये कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाती है तो उस टाइम जो दाब
अर्धपारगम झिल्ली पे पड़ता है उसी दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आप नाम से समझ गए होंगे, यानी अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर विलयन का जाना, इसको ही प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। और जैसा कि इसमें भी एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। आपने देखा होगा जितनी भी अरब कंट्रीज़ होती हैं तो उसमें जो समुद्र का पानी होता है उसको पीने योग्य पानी बनाने के लिए प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है। मैं आपकी इसको थोड़ी सी प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें एक बॉक्स टाइप का होता है जो कि फुल्ली पैक होता है और यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक साइड समुद्र का पानी भर दिया जाता है और इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है कि जो ज़्यादा सांद्रण से जो विलयन है वो कम सांद्रण विलयन की ओर जाने लगता है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पे जो पानी होता है उसको मीठे पानी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी जो खारा पानी होता है मीठे पानी में कन्वर्ट किया जाता है। आपको प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।